नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में हम सभी ने कोविड वायरस का सामना किया है और अब मार्केट में एक नया एचएमपीवी नाम का वायरस भी आ चुका है। वायरस क्या है, कितनी डरने की है बात, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तरुण शर्मा। सर, आपका शो में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर। सर, आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है, तरुण शर्मा, और मैं धर्मशाला क्षेत्र से, हिमाचल से, और लगभग मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिसिन में ही काम करने का। और हमने यहाँ देखा ही, आपने कोविड के दौरान भी काफ़ी काम किया है और काफ़ी मतलब खुद भी कोविड हो गया था इतना सिवियर, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है एक 20 साल का। यानी कि सर जो है मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इन्फेक्शियस डिजीज के केसेस भी देखते होते हैं। कोविड में भी सर ने काफी काम किया हुआ है। सर, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे आपसे पूछना कि ये जो नया वायरस हम सुन रहे हैं आजकल, एचएमपी वायरस, ये क्या है सर? ये एचएमपीवी वायरस जो है, ये कोई नई बला तो नहीं है। देखिए, ये 2001 में पहली बार हमको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, और नीदरलैंड्स में पहला वायरस पहली बार डिटेक्ट हुआ था। और ये एक वायरस, जैसे आप बोलते हैं कि वायरस की फैमिली में जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है और इन्फ्लुएंजा वायरस, उन्हीं का ही एक भाई बहन के तरीके से मान सकते हैं, उन्हीं के साथ रहता है ये, और इसको उनसे अलग करना भी मुश्किल है। अब हाँ, ये अलग बात है कि पीसीआर टेस्टों से और जैसे डिफरेंट टेस्ट, इनका डीएनए अलग है, इसलिए इसको नाम अलग दे दिया गया है। अदरवाइज इसका जो मौखिक रूप से एक तरीके से उसका जो ये एक्ट करता है वैसे ही है जैसे कि ये बाकी वायरस होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए कॉमन टर्म में कि इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली का ही पार्ट है, उनका ही कोई कजन वायरस क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं बाहर और इंडिया में अभी एचएमपी वायरस के? हाँ, अभी जो ज़्यादा आउटब्रेक आया था वो आपको पता है कि काफ़ी न्यूज़ में आया था। चाइना में आपने सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में और इवन टीवी में भी देखा होगा। बट इंडिया में अभी तक 5 या 7 केस से ज़्यादा, वो भी साउथ इंडिया में, क्योंकि अभी तक जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए थे चाइना से, या चाइना से होते हुए, या चाइना से ही दुबई यानी जो होते हुए एक्सपोज हुए, वहीं से वो केस आए। तो उसके बाद कोई ऐसा केस दिखा नहीं है, क्योंकि केस तो ऐसा है ना कि केस तो अब हमारे टीबी भी है, तो टीबी को तो हम ऐसा मानता नहीं है। तो ये 4-5 केस होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट एक जो चीज पहले थी अब हमको पता लग रही है। यानी कि अभी जो है ये महामारी का रूप नहीं ले रही। नहीं, अभी तो बहुत दूर है। सर, काफी लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों की बीमारी है, बच्चों का वायरस है। तो सर, क्वेश्चन ये है कि इस बीमारी से कौन लोग ज्यादा ग्रसित होते हैं सर? देखिए, जो बच्चों की बात है तो ऐसा है कि जैसे मैंने पहले बताया, जो आरएसवी वायरस होता है जिस फैमिली का है ये, वो मुख्यांतर ही बच्चों का वायरस है। बच्चों में ही निमोनिया करता है, जुकाम करता है, सर्दी करता है ना। बट अब बड़ों में आ गया, तो बड़ों में ये वायरस उन लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक है जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जैसे तो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कोई स्टेरॉयड पे है, कोई इम्यूनोलॉजिकल दवाइयों पे है, जो कोई एंटी कैंसर पे है, जो डायबिटिक है, जो सीकेडी का पेशेंट है, या किडनी का पेशेंट है, जो हार्ट का पेशेंट है, जो लीवर का पेशेंट है, इन लोगों में इस वायरस के होने का खतरा ज़्यादा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये वायरस अब इनको खराब करेगा, हो सकता है अंदर ही हो, बट इनके चांसेस बीमार होने के इससे ज्यादा है। यानी कि वायरस जो है सभी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बुजुर्गों में, बच्चों में और ऐसे पेशेंट्स जो कि इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, उनमें शायद इनका रिस्क ज्यादा है। सर, जहां तक बात करते हैं लक्षण की, अगर किसी को एचएमपी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो लक्षण क्या रह सकते हैं सर? देखिए, अडल्ट्स में जो लक्षण है और बच्चों में लक्षण थोड़े से अलग हैं। जो अडल्ट्स में लक्षण है उसमें सभी को पता है, जैसे हमारे को कॉमन कोल्ड होता है, छींकें आती हैं, बॉडी पेन्स होती है, रैश आ सकता है, और डायरिया भी हो सकता है। तो ये कॉमन जो वायरल, जिसको हम प्रोड्रोम बोलते हैं, वह सिम्टम होता है। बच्चों में एक स्टेप ज़्यादा आके, जैसे हमको बोलते हैं ना, अस्थमा का अटैक पड़ गया, वीजिंग आ गई, तो वो एक बच्चों में एडिशनल फीचर है जो कि आ सकता है। और बुखार तो कॉमन ही है, क्योंकि लोग हल्का सा बुखार होना वो हर वायरस का एक पार्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसका ड्यूरेशन कितनी देर रहता है सिम्टम्स। तो ये देखा गया, जो किताबों में लिखा है कि 1 से 7 दिन तक इसका यूजली प्रकोप रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। यानी कि सिम्टम्स जो है वो कॉमन फ्लू की तरह ही है। हाँ। फीवर हल्का आकर के, छींकें, सांस, बच्चों में खासकर सांस चल सकती है। अदरवाइज सिम्टम्स जो है कॉमन वायरस की तरह ही होते हैं। सर, अगर बात करें, हम कंपेयर करें एचएमपी वायरस को कोविड से, तो कितना सेम है और कितना अलग है सर? हाँ, कोविड जो वायरस है वो, जैसे हमने बताया था कि जो वायरस का, देखिए, 2 तरीके की चीज़ होती है। एक तो उसका
फैलाने की क्षमता कितनी है, और दूसरा अगर फैल भी जाए तो कितना नुकसान कर सकता है। इन्फेक्टिविटी और विरुलेंस, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं। सो इन्फेक्टिविटी तो आप माने कि इसकी कोविड से ज़्यादा ही होगी क्योंकि कॉमन वायरस है, बट इसकी विरुलेंस कोविड से काफ़ी कम है। अब कोविड को आप कैसे देखें कि आपने कोविड में देखा होगा कि मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जो होता है, मतलब एक ऑर्गन से ज़्यादा को असर करना, और वो भी ऐसा असर करना कि वो फेल हो जाए, खराब वो हो जाए। कोविड में ज़्यादा चांसेस थे। उसने आपने देखा भी कितने लोग मरे, कितने किडनी फेलियर हुए, कितने हार्ट फेलियर हुए, कितने लंग डिस्ट्रॉय हुए। और दूसरी बात, अगर आप सीटी स्कैन में या एक्सरे में फाइंडिंग्स देखेंगे या फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखेंगे तो वो भी कोविड से बहुत कम है इसमें। तो यूजली ज़्यादातर ये वायरस आता है, प्रोड्रोम करता है और निकल जाता है, बट दिक्कत उन्हीं लोगों में होती है जहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ एज है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जहाँ पे आपको डर है कि इसके साथ बैक्टीरिया भी अंदर घुस जाएगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है, तो तब वो तंग कर सकता है। यानी कि सर कोविड के कंपेयर में एचएमपी वायरस की इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, बट उतना सीवियर नहीं है सर। सर मान लीजिए किसी को अगर सस्पेक्टेड है या मान लीजिए एचएमपीवी वायरस का कहीं कुछ कॉन्टेजियस हुआ कहीं पे, तो सर टेस्ट आप क्या करते होते हैं सर? हाँ, टेस्ट इसके ना मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि कोविड में आप देखा होना कि एंटीजन बेस्ड टेस्ट होते हैं जो कि स्क्रीनिंग के लिए यूज होते थे, बट कन्फर्मेटरी टेस्ट तो जो है पीसीआर ही है, जो पीसीआर से हम कंफर्म करते हैं। जैसे कि कोविड में अगर कंफर्म करते हैं, सभी ने सुना आरटीपीसीआर है ना। सो पीसीआर टेस्ट तो कंफर्मेटरी है, बट एंटीजन बेस्ड टेस्ट भी हैं जो किट टेस्ट जिसको बोलते हैं, और सेकेंडली नेट बेस्ड टेस्ट भी हैं और इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी हैं, बट जो कंफर्मेटरी है दैट इज पीसीआर, यानी कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उससे हम कंफर्म करते हैं। सर जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को एचएमपी वायरस का सस्पिशन हुआ या मान लीजिए सर की टेस्ट में पॉजिटिव भी आ गया, उसके बाद सर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी सर? अब ट्रीटमेंट देखिए कि कोविड भी हम पूरी तरह जूझते रहिए और कोई दवाई आज तक किसी भी स्टडी में नहीं आई कि वो कोविड के अगेंस्ट काम करती है, मल्टीपल ट्रायल्स ही हुए। वैसी एचपीवी का कोई ऐसी ड्रग नहीं आती जो कि इसके अगेंस्ट काम करती है, सपोर्टिव है। जैसे कि आप बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल दे दो, अगर दर्द हो रही है तो कोई एंटी स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनएसएस दे दो, अगर मान लो लूज मोशन है तो आप प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक दे दो, वायरस दे दो, साथ में आप ये ओआरएस दे सकते हैं या आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। मेन है कि हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन, ये ड्यूरिंग दिस एपिसोड बहुत अच्छी रहनी चाहिए। कोई आप वेट करेंगे दवाई मिलेगी, दवाई इसकी कोई नहीं होती। यानी कि सर जैसे कोविड में कोई दवा कारगर नहीं साबित हुई थी, इसी प्रकार से एचएमपी वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव और सिम्टोमेटिक बेस्ड हो गया। सर मान लीजिए किसी पेशेंट को एचएमपीवी वायरस का इन्फेक्शन है, तो उससे बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज क्या रह सकती हैं सर? सो जो वायरस का जैसे कि कोविड था वैसे ही इन्फ्लुएंजा है, सभी हम देखते हैं सर्दियों में कितने लोगों को इन्फ्लुएंजा रहता है, क्योंकि इसका हम जो अगर मूलभूत कारण देखें तो इसका पहले हम समझें कि फैलने का तरीका कैसे है। तो एक तो ये फैलता है ड्रॉपलेट से, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी, दूसरा सरफेस से, जैसे मैंने यहाँ टच किया, आपने भी टच कर दिया तो आपको फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। फोमाइट बोर्न हो गया और क्लोज कांटेक्ट से, जैसे हम इकट्ठे बात कर रहे हैं तो जो स्प्रेड है वो ड्रॉपलेट ही है, मेनली ड्रॉपलेट ही है जो हर कहीं गिर रहे हैं और वहां से हम ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इसलिए जो हमको अगर बचना है तो इसी चीज से बचना है, तो इसके लिए हमको क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कम करने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। सिंपल मास्क चल जाएगा, जरूरी नहीं कि N95 महंगा मास्क पहने। दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ कमरे में इकट्ठी करना या ऐसी जगह जाना जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो, वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड, क्योंकि फैलने का तरीका, क्योंकि इसकी वेरुलेंस इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए फैलता बहुत जल्दी है। तो जहाँ भीड़ भाग के वाले इलाके हैं वहाँ पे जितनी भीड़ होगी वहाँ चांस ज्यादा फैलेगा। दूसरी बात है उन लोगों में ज्यादा फैलेगा बेचारों को जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, और काफी लोग जो अच्छे स्ट्रांग हैं तंदुरुस्त अंदर से वो बच भी जाएंगे, है ना। तीसरी बात है कि जो हाथ सबसे बड़ा हमारा चीज है, जो कि क्योंकि हम हाथ इंडिया में हाथ पहले तो नमस्ते करते थे, अब आज का हैंड शेक करते हैं, तो हाथ और हर चीज हाथ से चलती है ना। तो हॉस्पिटल्स में भी हाथ से कितने नर्सिंग ऑफिसर्स काम करते हैं, और एक ही पेशेंट को एक ही आदमी यूज करे तो अगर टच करेंगे, हाँ, तो इसलिए हैंड वॉशिंग, जो रिकरेंट हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सर अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो मास्क पहने, और ऐसा कोई अगर
पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन का पता लगा है तो उससे मिलने जाए तो मास्क पहने, भीड़ भड़ाके की जगह से बचें और हाथों को फ्रीक्वेंटली धोएं, खास करके जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो लोग इसको खासकर करें। सर जैसे कोविड का इन्फेक्शन आया था उस टाइम पे काफी वैक्सीन चले, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड था, कोई वैक्सीन भी एचएमपीवी के लिए? अभी तक सीडीसी ने कोई वैक्सीन हमारे को नहीं दिया है, बट यूजुअली क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा के साथ ही रहता है तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो सीडीसी हर साल जनवरी फरवरी में एक एडवाइजरी जारी करता है तो वो स्ट्रेन बताता है कि ये स्ट्रेन की वैक्सीन आपने लेनी है, वैसे ही कंपनी स्ट्रेन बनाती है। तो उन लोगों को जिनको दिक्कत चांसेस हैं ज़्यादा होने के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनको इन्फ्लुएंजा वायरस जरूर लेना, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। अभी इसके लिए कोई एडवाइजरी चालू नहीं हुई है कि इसके लिए वैक्सीन चाहिए, यानी कि अलग से कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का जो कॉमन वैक्सीन है जो कि साल में एक बार लेना होता है, ऐसे पेशेंट जिनको खासकर चांस ज्यादा है डिजीज का, डायबिटिक हो गए और कोई डिजीज है तो वो ले सकते हैं। सर जैसे ही कोई नया नाम वायरस का आता है सोसाइटी में लोग काफी डर जाते हैं सर, कुछ कॉमन मिसबिलीव भ्रांतियां जिनको आप दूर करना चाहेंगे सर इस? आजकल तो सबसे बड़ी मिथ चल रही है कि अब फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, तो ऐसा इस वायरस के साथ नहीं है, अभी तक तो नहीं है। हाँ, इसकी वायरस की कोई म्यूटेशन हो जाए और ऐसी म्यूटेशन हो जो कि इन्फेक्टिविटी इसकी बढ़ा दे, तब डरने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि उसके लिए हमारी सोसाइटी को जागरूक रहना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन का इस वायरस से अभी तक के लिए कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात है कि लोग जो है ना, जब भी कोई वायरस सुनते हैं तो रैम्पेंट टेस्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं कि जी मेरा एचएमपीवी के लिए टेस्ट करो कि कहीं मैं है ना, मुझे है तो नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि टेस्ट बहुत कॉस्टली नहीं, कॉस्टली है, और दूसरी बात हर आदमी को कराने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो अपने आप टेस्ट ना कराएं, अपने आप से टेस्ट ना कराएं, वैसे भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और वैसे भी अभी प्रेजेंटली एससीएमआर की भी गवर्नमेंट इंडिया की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि हर किसी आदमी को टेस्ट कराना है ये। और तीसरा है कि जो डेथ का भी यूजली जो डेथ होती है, जैसे आईसीयूज में हो रही है, कहीं हो रही है, तो कोविड में था कि डेथ के साथ खड़े नहीं होना है जलाने पे ऐसा, या उसको अच्छी तरह बाइंड करना है, तो ऐसा कुछ इस वायरस के साथ अभी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। यानी कि वैसे ही विरुलेंस कम है, और मतलब अगर विरुलेंस है भी तो उस करके कोविड वाला हाल तो नहीं होगा। सर आपने बताया कि एचएमपी वायरस की वजह से लॉकडाउन के चांसेस नहीं है, हाल फिलहाल तो नहीं है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है पर विरुलेंस कम है, तो कोई इससे जान का खतरा भी ज्यादा नहीं है। सर खत्म करने से पहले आपकी तरफ से, क्योंकि ये फैल तो रहा ही है इन्फेक्शन, आपकी तरफ से आम जनता के लिए कोई मैसेज सर? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि भीड़ वाली जगह पे अवॉइड करे जाना, नहीं किसी को ज़रूरी जाएं ज़रूर, बट फिर अपने हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है उसको ज़रूर एक तरीके से मेंटेन करें, क्योंकि इंडिया में वो बहुत दिक्कत है। दूसरी बात है कि हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें। या जैसे आप सिंपल सा स्पिरिट या जो स्टेरिलियम आता है उसको हर थोड़ी देर बाद हाथ में लगा के रखें। और अगर कोई मरीज बीमार है मान लो, या किसी को ऐसा इन्फेक्शन है, तो उसको या तो मास्क प्रयोग करना चाहिए या फिर उससे थोड़ी सी उचित दूरी बना के रखें, या उसको बोल दें कि प्लीज़ आप अगर बीमार हैं तो आप थोड़े दिन के लिए 1-2 दिन के लिए घर पर रहें, ताकि ये फैल ना सके। अदरवाइज अभी इस बीमारी में बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी माँ बाप को लगता है उसका बच्चा की जो जुकाम है वो बद से बदतर हो रहा है, जो कि नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, उसको जरूर निकटतम चिकित्सालय में एक पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। यानी कि दोस्तों हमने आज देखा कि एचएमपी वायरस हालांकि इन्फेक्टिव है पर उसकी विरुलेंस कम है, खतरा ज्यादा जान का है नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी हैंड हाइजीन और अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मेंटेन करने होंगे। एचएमपी वायरस को लेकर के अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ दें, डॉक्टर तरुण शर्मा सर आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।